हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, दक्षिण भारत में जो जो भी वंश हुए, चाहे वो पल्लव वंश हुआ, चोल वंश है, या फिर चालुक्य वंश आया, राष्ट्रकूट वंश है, इन सभी वंश को जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और कौन सा वंश पहले आया, किसने किसका विनाश किया, वो सारी चीज़ जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको जो है मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा लेना चाहे ले सकता है। ओके, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की। तो देखिए, छोटे छोटे और भी बहुत सारे वंश थे, लेकिन जो मेनली जो प्रमुख वंश की अगर हम बात करें, जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा जाता है, सिर्फ उन वंश की हम बात करेंगे। देखिए, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पल्लव वंश का। पल्लव वंश के बाद आया था चालुक्य वंश, जिसमें चालुक्य वंश की 3 शाखाएं मानी जाती है: वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। और फिर था राष्ट्रकूट। ठीक है, सबसे पहले पल्लव वंश आया, उसके बाद वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य थे। फिर इनके खत्म होने के बाद राष्ट्रकूट वंश आया था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश ने ही जो है जो चालुक्य वंश था इसको समाप्त किया था। और राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया वापस से किसने? कल्याणी चालुक्य ने। ठीक है, फिर कल्याणी चालुक्य एंड देन उसके बाद आया था चोल वंश, वापस से 9वीं शताब्दी में जाकर। ठीक है, तो वो सारे जो है हम वन बाय वन जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा वही रहेगा, हम पल्लव वंश पढ़ेंगे। उसके बाद जो था वातापी चालुक्य रहा, वातापी के बाद जो है वेंगी चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूट आया, फिर कल्याणी चालुक्य आया, एंड देन सबसे लास्ट में हमारा आता है चोल साम्राज्य। ठीक है, वापस से चोल साम्राज्य जो था ये 9वीं शताब्दी में आया। और इससे पहले भी चोल साम्राज्य हमने पढ़ा था तीसरी शताब्दी में, कब? जब संगम सभाएं जो थी होती थी, संगम जो हमारा संगम काल रहा, उसमें भी जो थे 3 प्रमुख राजवंश हुए थे, चेल, चोर और पांड्या। तो वहां पर चोल जो शासन था वो खत्म हो गया था, लेकिन वापस से जो था ये उदय हुआ। किस तरीके से हुआ, किसने किया, ये सब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, सातवाहन वंश के पतन के बाद जो था पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश ने जो थी अपनी राजधानी किसको बनाया था? कांची को इन्होंने राजधानी बसाया था। और ये जो वंश था ये कृष्णा नदी के दक्षिण में जो था ये स्थित था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पल्लव वंश। ये देखिए, इधर ये वाला जो सारा एरिया था ये पल्लवों का था। तो यहाँ पर था पल्लव वंश, कृष्णा नदी के दक्षिण में था। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, क्योंकि राजधानी से जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है मंदिरों के निर्माण से, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राजा हुए उन्होंने जिन जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, किसके शासनकाल में हुआ, ये क्वेश्चन मेनली आते हैं। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची, और यहाँ की जो राजभाषा हुई वो थी संस्कृत। ठीक है, मतलब यहाँ की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत जो थी हुआ करती थी। पल्लवों के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बप्पा देव। लेकिन क्वेश्चन आता है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु। अगर आपसे सिंह विष्णु ऑप्शन में नहीं दिया है और बप्पा देव है तो वहां पर राइट आंसर आपको बप्पा देव लगाना है। अदरवाइज अगर आपसे पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु को जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। 575 से लेकर 600 ईस्वी तक जो था सिंह विष्णु का शासनकाल रहा। सिंह विष्णु की अगर मैं बात करूं तो सिंह विष्णु जो था, ओके, वन बाय वन हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इनके दरबार में जो है एक भारवी नाम का एक लेखक रहा करता था, जिसने रचना की थी किसकी? कीर्तार्जुनियम। ये एक जो भी बुक वगैरह है इसकी पूछी जाती है कि इसकी रचना किसने की थी, तो ये भारवी ने की थी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानता था। एक कवि था भारवी, जिसने कीर्तार्जुनियम जो भी बुक थी उसकी रचना जो थी, मतलब किसने रचा था इसको? भारवी नामक कवि ने। ओके, तो इसके अलावा वराह मंदिर का निर्माण भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी जो था सिंह विष्णु के शासनकाल में ही हुआ था, वराह मंदिर का निर्माण। ठीक है, ओके।
इसके अलावा एक और चीज़, सिंह विष्णु जो था एक महान प्रतापी शासक हुआ है जिसने चेर चोल पांड्य वंश के राजाओं को क्या किया था, युद्ध में पराजित किया था, और फिर जो है पल्लव वंश जो था आया था। ओके, सिंह विष्णु के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंह विष्णु के बाद दो नाम आते हैं, एक आता है महेंद्र वर्मन प्रथम का, तो दूसरा नाम आता है भीम वर्मन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम और भीम वर्मन, मतलब दो पुत्र हुए सिंह विष्णु के, एक महेंद्र वर्मन प्रथम था और दूसरा था भीम वर्मन। ठीक है, सिंह विष्णु की जो है मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का जो था अगला राजा बना था। ठीक, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, लेकिन हमें उपाधियां याद नहीं रखनी है क्योंकि पूछी नहीं जाती हैं, तो सिर्फ इतना याद रख लिए, सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद जो था महेंद्र वर्मन जो था शासक बना था, और इसी के समय में जो था पल्लवों का जो चालुक्य थे उनके साथ संघर्ष जो था शुरू हो गया था। ठीक है, चालुक्य नरेश हुए हैं जो हम आगे जानेंगे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। इसने जो था महेंद्र वर्मन प्रथम को क्या किया था, युद्ध में पराजित किया था। महेंद्र वर्मन जो था पुलकेशिन द्वितीय से जो था हार गया था। ओके, तो बस इतना ही जो है इसमें याद रखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आया, महेंद्र वर्मन द्वितीय आया, परमेश्वरम प्रथम आया, नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। तो इनके सारों के जो है मेन पॉइंट्स जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं। सिंह विष्णु हो गया, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है हो गया है, पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और ये उनसे हार गया था। ठीक, इसके अलावा महेंद्र वर्मन की एक रचना पूछी जाती है, महेंद्र वर्मन की रचना वो है मत विलास पर हसन। इसकी रचना जो थी ये किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही की थी, और ये पल्लव काल की जो है प्रमुख रचना मानी जाती है। ठीक है, महेंद्र वर्मन के बाद अगर आप देखेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम आया, यानी कि इनका जो पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम वो जो था आया था। और पूरे पल्लव वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम को। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम जो था सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ। इसने जो था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? युद्ध में पराजित किया। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पहले नरसिंह वर्मन के जो फादर हुए कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, उसको हराया था। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को जो था युद्ध में पराजित किया था, और इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि जो थी धारण की थी। क्वेश्चन आता है वातापी कौंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो थी पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, बस इतना जो है आपको नरसिंह वर्मन प्रथम में याद रखना है। और जो चीज यहां से आपको याद रखनी है अब वो ये याद रखनी है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग हमने पढ़ा था ना, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में जो था ये शासनकाल में भारत आया था, लेकिन इसने और भी जगहों की जो थी यात्रा की थी। ऐसे ही हेनसांग ने यात्रा की थी कांची की, और ये जो कांची की यात्रा की थी हेनसांग ने, ये किसके शासनकाल में की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में की थी। साथ ही महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं, किसके? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है ये भी किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। ठीक है, और इन रथ मंदिरों की संख्या पूछी जाती है कितनी है? तो 7 है। इसीलिए इनको और किस नाम से जाना जाता है? सप्त पगोड़ा के नाम से भी जो है जाना जाता है। रथ मंदिरों की संख्या 7, इसीलिए सप्त पगोड़ा कहते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। या आपसे पूछा जाए एकाश्म मंदिर का निर्माण, एकाश्म मंदिर का निर्माण या महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो था ये निर्माण करवाया था। बस इतना चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये नरसिंह वर्मन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें इसमें याद रखनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आया, परमेश्वरम प्रथम आया, लेकिन इनसे इतना क्वेश्चन आते नहीं है। फिर आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय।
नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल है इसको जो है शांति का शासनकाल जो है माना जाता है, और स्थापत्य कला का जो था भरपूर विकास जो था इसकी उसमें देखने को मिला था। तो इसने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन कौन से? मुक्तेश्वर मंदिर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर, इन तीनों का ही निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो था करवाया था। इसको कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से आपको सामने आ सकता है। तो तीनों मंदिरों का निर्माण याद रखिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन दक्षिण भारत के इतिहास से जो है ये मंदिरों के निर्माण से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये एक और टाइप जो है यहाँ से बनता है। ओके, तो याद रखिए मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो था करवाया था। ओके, इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में एक संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकी जो भाषा रही वो संस्कृत ही थी और वहाँ की लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक और कवि रहते थे जिसका नाम था दंडी, लेखक थे दंडी। इन्होंने रचना की थी किसकी? देश कुमार रचित। और ये रचना जो है पूछी जाती है किसकी है? दंडी की है। किसके शासनकाल में था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में था। संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं दंडी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ओके, इसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय, ये ऐसे ही जो थे आते रहे। द्वितीय आया, परमेश्वरन द्वितीय आया, यहाँ पे आप देखेंगे नंदी वर्मन द्वितीय, इसके बाद परमेश्वरन द्वितीय के बाद इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, जो भीम वर्मन के जो भी वंशज रहे उनके बारे में। दंती वर्मन रहा, नंदी वर्मन रहा, नृपतंग वर्मन रहा, अपराजित वर्मन रहा। तो यहाँ पे याद रखिए बस, इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ ना वो कौन हुआ? अपराजित वर्मन हुआ, अपराजित वर्मन। बस ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। एक लास्ट शासक याद रखिए, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और शक्तिशाली संस्थापक, ये 4 पॉइंट और है। ओके, बाद में क्या हुआ था? जो पल्लव साम्राज्य था उसको चोल शासकों ने विजित करके जो था अपने राज्य में मिला लिया था। चोल जो बाद में जो चोल आए 9वीं शताब्दी में, उन्होंने जो था पल्लव वंश को हराया और अपने शासन में मिला लिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपराजित वर्मन का जो शासन काल है वो 9वीं शताब्दी तक जा रहा है, 882 से लेकर 897 ईस्वी तक, ठीक है। तो लास्ट में फिर इनको किसने हराया था? अपराजित वर्मन को जो भी चोल थे उन्होंने हरा के अपने में मिला लिया था, ठीक। तो ये था पूरा पल्लव वंश। देखिए यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं, फाउंडर कौन रहे पल्लव वंश के? सिंह विष्णु माने जाते हैं। इसने मामल्लपुरम में, देखिए वरा मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया? मामल्लपुरम के वरा मंदिर का निर्माण कराया। इसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, जिसे इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, और इसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन हुआ, और इसी ने अपने शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो था, रथ टेम्पल का निर्माण जो था करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने इसी के शासनकाल में काशी की यात्रा की थी। किसके में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। इसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ। इसने काशी में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सारे मंदिर का निर्माण जो था करवाया था। लास्ट जो ग्रेट रूलर माना जाता है वो नंदी वर्मन द्वितीय को ही माना जाता है। ओके, नंदी वर्मन द्वितीय को माना जाता है। इसने काशी के भुवनेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण जो था करवाया था। और लास्ट जो रूलर रहे वो परमेश्वर वर्मन नहीं थे, बल्कि परमेश्वर वर्मन उसमें थे, लेकिन अगर पूरे उस तरीके से देखिए तो अपराजित वर्मन जो है माने जाते हैं। तो अपराजित वर्मन ही आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बस इसमें याद रखिए। चलिए, उसके बाद आता है बादामी और वातापी का चालुक्य वंश। इसको पढ़ते हैं अभी। देखिए एक मिनट, देखिए हम बात कर रहे हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश की अगर मैं बात करूं तो चालुक्य वंश 3 शाखाओं में विभाजित था, जैसे बादामी या वातापी के चालुक्य वंश, सेकंड वेंगी के चालुक्य वंश, और तीसरा जो था वो कल्याणी का चालुक्य वंश था। ये 3 भागों में क्यों विभाजित था और अलग अलग क्यों कहा जाता है? देखिए, जिन राजाओं ने अपनी राजधानी बादामी या वातापी को बनाया था उन्हें बादामी या वातापी का चालुक्य कहा गया। जिन्होंने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था उन्हें वेंगी का चालुक्य कहा गया, और जिन्होंने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था उन्हें कल्याणी का चालुक्य वंश जो था कहा गया था। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर अलग अलग ने शासन किया थे, वैसे वो चालुक्य वंश के ही, लेकिन
अलग अलग जहाँ पर शासन हुआ और जिसने जिसको राजधानी बनाया उसके अकॉर्डिंग जो था फिर इन्हें नाम दे दिया गया, बादामी, वातापी, वेंगी और कल्याणी। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा बादामी और वातापी का। इसके बाद फिर यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई थे विष्णुवर्धन, उसको जब शासन दिया था वेंगी का, तो वो वहाँ के जो थे चालुक्य कहलाए थे वेंगी के, तो वो हम जानेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलकेशिन प्रथम, ओके, याद रखिए चालुक्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? पुलकेशिन को। सबसे पहले यही आए हैं, तो सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। या अगर आपसे बिल्कुल ऐसे पूछा जाए कि वातापी का चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, कल्याणी के और वेंगी के, फिर वो अलग मिलेंगे, तो वो आप अगर आपसे अगर पर्टिकुलर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुलकेशिन प्रथम को जो है माना जाता है। फिर इनके दो पुत्र होते हैं, एक है कृतिवर्मन प्रथम और दूसरे हुए मंगलेश, ठीक है। कृतिवर्मन प्रथम और मंगलेश जो थे इनके पुत्र हुए। देखिए अब यहां से पुलकेशिन संस्थापक आपको याद हो गया, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने श्री पृथ्वी बल्लभ की जो उपाधि थी इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा स्थायश्रय और रण विक्रम की उपाधियां भी थी जो पुलकेशिन प्रथम ने जो थी धारण की थी। पुलकेशिन प्रथम ने जो थे बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ जो थे करवाए थे। दो पुत्र हुए कृतिवर्मन प्रथम और मंगलेश। कृतिवर्मन प्रथम जो था इनके बड़े पुत्र थे, तो इस कारण जो था पिता के उपरांत जो थे अगले शासक कौन बने थे? कृतिवर्मन प्रथम जो थे बने थे। तो पुलकेशिन प्रथम से यही आता है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय से आते हैं, ठीक। तो कृतिवर्मन प्रथम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी जो थी रण पराक्रम और सत्याश्रय की उपाधियां जो थी धारण की थी, ठीक है। बट यहां से देखिए एक मिनट, अब आगे देखिए कृतिवर्मन प्रथम का हो गया, यहां से इतना नहीं आता है क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन शुरू होते हैं पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय की अगर मैं बात करूं, ओके, एक और चीज याद रखना, कृतिवर्मन प्रथम के बाद मतलब एकदम जो गद्दी पर बैठा था वो पुलकेशिन द्वितीय नहीं था। कृतिवर्मन प्रथम के बाद मंगलेश जो उसका भाई रहा वो जो था गद्दी पर बैठा था जब 597 ईस्वी में कृतिवर्मन की जो थी मृत्यु हो गई थी उसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो था इसमें से जो आपको मंगलेश का याद रखना है वो करना है गुहा मंदिरों का जो निर्माण था। बादामी के जो गुहा मंदिर थे उनका निर्माण यहाँ से पूछ सकते हैं, तो ये मंगलेश ने करवाया था, ठीक है। मंगलेश को मारकर जो था पुलकेशिन द्वितीय के चाचा हुए मंगलेश, उनको मारकर जो था पुलकेशिन द्वितीय क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था। इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की, लेकिन जो इसकी पूछी जाती है मेनली वो पूछी जाती है परम भट्टारक की उपाधि। यह आपसे क्वेश्चन आता है पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक की उपाधि जो थी पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। और भी जैसे दक्षिणापथेश्वर हो गई, महाराज धीराज होगी, पृथ्वी वल्लभ महाराज होगी, ये सारी उपाधियां भी जो थी पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है। इसके राजकवि पूछे जाते हैं, इनके टाइम के एक राजकवि हुए कौन? रवि कीर्ति, जिन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा था? एहोल अभिलेख लिखा था, ठीक है, एहोल शिलालेख। इसके बारे में जो जानकारी जो है मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की किस अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। और एक और क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को जो था इन्होंने पराजित किया था। किस नदी के किनारे पर इनके बीच में युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे पे। और ये वाली जो जानकारी है कि हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था, ये भी किससे मिलती है? राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से ही जो है ये सारी जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए, ठीक है, ओके। एहोल अभिलेख की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। उस लेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। तो ये चीजें जो है इससे पूछी जाती है पुलकेशिन द्वितीय से, ओके। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की अगर मैं बात करूं, इन्होंने वेंगी था आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उसको जीतकर अपना, इसका एक भाई था विष्णुवर्धन इसी का भाई था, उसको जो है वहां का शासक नियुक्त कर दिया था, वेंगी का शासक। किसको? विष्णुवर्धन को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेंगी का जो था संस्थापक कौन रहा, वेंगी के चालुक्यों का, तो वो था विष्णुवर्धन, ठीक है। सबसे पहला जो था वही रहा था। ये पुलकेशिन द्वितीय का भाई था और वेंगी के चालुक्यों की नींव जो थी यहां से रखी गई थी, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ही था जिसने पल्लव वंश पर जो था आक्रमण किया था।
और किसको पराजित किया था, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम को जो था इन्होंने पराजित किया था। और महेंद्र वर्मन का जो पुत्र हुआ नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशिन द्वितीय को क्या था, हराया था। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, पल्लव वंश पर आक्रमण किया और किस पर आक्रमण किया था, महेंद्र वर्मन, इसको पराजित किया। इसका बदला किसने लिया, महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो था इस चीज का बदला लिया और पल्लव वंश के महाप्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर क्या कर दिया था, उनको पराजित किया और उनकी जो राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी, बादामी या वातापी, इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी, वातापी कोंड की। ठीक है, वातापी कोंड की उपाधि जो थी इस तरीके से नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, जो हम पहले ही जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो था विक्रमादित्य जो था शासक बना। यहाँ पे आप देखेंगे विक्रमादित्य प्रथम हुआ, फिर विजयादित्य हुआ, विनयादित्य हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय आया, कीर्तिवर्मन द्वितीय आया। तो इस तरीके से जो थे चलती रही। ओके, इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये आप देख सकते हैं, इस वंश का जो आखिरी राजा था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे किसने पराजित किया था, दंती दुर्ग ने। यानी कि ये जो पूरा चालुक्य वंश था, ये इसका जो लास्ट हुआ वातापी के जो भी चालुक्य थे, इनका जो लास्ट रूलर हुआ वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसको पराजित किया किसने, दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने इसको पराजित करके कौन से वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की। तो इस तरीके से जो था राष्ट्रकूट आया था। और वेंगी के जो चालुक्य थे वो साथ साथ जो था फिर उनका शासन चल ही रहा था, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। वेंगी के शासन काल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वेंगी के चालुक्य की अगर मैं बात करूं तो इसकी नींव रखी थी पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने। और विष्णुवर्धन ने जो था वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था, तो वेंगी के ये चालुक्य कहलाए थे। अब याद रखिएगा आप, चालुक्य वंश की राजधानी अगर हम बात करें तो वातापी और क्या थी, बादामी आप कह सकते हैं। जो वेंगी के चालुक्य थे वो क्यों कहलाए वेंगी के चालुक्य, क्योंकि उन्होंने किसको राजधानी बनाया था, वेंगी को राजधानी जो था बनाया था, इसीलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए थे। ऋषि विष्णुवर्धन की एक पत्नी थी आयना महादेवी। आयना महादेवी, इन्होंने जो था विजयवाड़ा के जो जैन मंदिर थे, कहाँ के, विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का जो था निर्माण जो था इन्होंने ही करवाया था, आयना महादेवी ने। इनकी बीवी थी ये, ठीक है, आयना महादेवी। तो ये वेंगी के चालुक्य। और वेंगी के चालुक्य को एक और नाम से जानते हैं, पूर्वी चालुक्य के नाम से। जो कल्याणी चालुक्य है वो पश्चिम की तरफ थे, तो उन्हें पश्चिम चालुक्य जो है कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। इस वंश के अगर हम सबसे महाप्रतापी शासक की बात करें तो वो विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय वेंगी के चालुक्य का। ओके, इसने जो थी स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महान शासक जो था घोषित किया था। पूछा जाए दक्षिणापथ का महान शासक किसने घोषित किया था खुद को, तो विजयादित्य तृतीय ने। ओके, इसके अलावा एक और पूछा जाता है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चालुक्यों के शासनकाल में ही हुआ था। एक और है पापनाथ मंदिर, दोनों याद रखिए, पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण जो था ये चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। फिर इस तरीके से और भी आए, जयसिंह प्रथम रहा, इंद्रवर्धन रहा, विष्णुवर्धन रहा, तो बहुत सारे थे, बट आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा पे नहीं जाना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ से कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराने के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी दंती दुर्ग ने कर दी थी। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा राष्ट्रकूट वंश। एक मिनट, उससे पहले वो देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखिए, फाउंडर कौन रहे, पुलकेशिन प्रथम रहे, उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम हुआ, ग्रेटेस्ट रूलर पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने परमेश्वर या परम भट्टारक की उपाधि जो थी धारण की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया और इसका उल्लेख एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख किसने रचा था, रवि कीर्ति ने रचा था। ओके, संस्कृत भाषा में था ये। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित किया, जो पल्लव वंश का शासक था। और लास्ट रूलर कौन रहा, वर्मन विष्णु जो था बादामी के चालुक्य वंश का। वैसे कीर्तिवर्मन द्वितीय था, ये गलत है, वर्मन विष्णु नहीं था, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था वहाँ का शासन रहा था। ओके, चलिए उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ओके, उन्होंने जो थे वातापी के चालुक्यों के जो अंतिम शासक रहे, कौन रहे, कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनको हराकर जो थी राष्ट्रकूट
वंश की नींव जो थी रखी थी। ठीक है, और राष्ट्रकूट की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने राजधानी बनाया था किसको? मान्याखेत को जो था राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ओके। देखिए दंती दुर्ग हो गया यहाँ पे, ये रहा दंती दुर्ग, ये संस्थापक माना जाता है। अब इन्हीं के चाचा थे कृष्ण प्रथम, जो इस वंश के अगले शासक बने थे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कृष्ण प्रथम, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा हुए इनके। ठीक है, फिर दंती दुर्ग ने तो स्थापना कर दी, फिर इनके चाचा कृष्ण प्रथम थे जिन्होंने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा कर जो थे एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये क्वेश्चन आता है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, ओके, तो यहां से ये याद रखिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृष्ण प्रथम का पुत्र हुआ कौन? गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय का भाई हुआ कौन? ध्रुव भारतवर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष था वैसे, नहीं अमोघ वर्ष प्रथम। इसी तरीके से ये चला, फिर गोविंद तृतीय आया, ध्रुव भारतवर्षी है, फिर गोविंद तृतीय आया, फिर अमोघ वर्ष प्रथम आया, फिर कृष्ण द्वितीय आया, कृष्ण तृतीय आया, इंद्र तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से जो थी ये पूरी चलती रही। ठीक, तो इसमें जो बस आपको याद रखना है सिर्फ उस पर हम फोकस करते हैं। तो ये एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण याद रखिए। ये ध्रुव भारतवर्ष नहीं है, ध्रुव को जो है ये धारा वर्ष के नाम से भी जो है जाना जाता है, धारा वर्ष। ठीक है, गोविंद तृतीय की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रतापी राजा हुआ। इसने पल्लव, पांड्य, केरल प्रति और गंग शासक जो थे उनको पराजित किया था। ओके, इसके बाद यहाँ पर गोविंद तृतीय के बाद इनका पुत्र हुआ अमोघ वर्ष प्रथम, जो इस वंश का अगला शासक जो था बना था। ठीक है, अमोघ वर्ष ने रचना की थी किसकी? कवि राजमार्ग की। अब ये बुक पूछी जाती है कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी अमोघ वर्ष ने। किस भाषा में की थी? कन्नड़ भाषा में की थी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये अमोघ वर्ष ही था जिसने मान्यखेत को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम जो शासक हुआ वो हुआ कृष्ण तृतीय, जो यहाँ पे आप देखेंगे द्वितीय और ये रहा कृष्ण तृतीय। एक मिनट देखिए, यहाँ पे है ये रहा लास्ट में कृष्ण तृतीय। ये जो था फिर इस वंश का अंतिम महानतम शासक जो है माना जाता है, जिसने रामेश्वर और विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना जो थी की थी। ठीक है, तो याद रखिए रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने की? कृष्ण तृतीय ने जो थी की थी। देखिए और भी हुए, लेकिन अंतिम जो महानतम शासक माना जाता है, शक्तिशाली शासक जो माना जाता है वो ये माना जाता है। बाकी अमोघ वर्ष चतुर्थ रहे, कृत द्वितीय रहे, ठीक है, बट जो महान शासक माने जाते हैं वो हैं। और इसी की दरबार में, किनके दरबार में? कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषाई के कवि थे पौन। इन्होंने जो थी किसकी रचना की थी? शांति पुराण की। ये छोटी छोटी बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पौन ने की थी, और ये एक कन्नड़ भाषाई जो थे कवि थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। ओके, बस इतना चीज़ याद रखिए। अगर मैं बात करूं तो एलोरा में जो है टोटल 34 जो हैं वो क्या हैं? गुफाएं हैं। पूछा जा सकता है कितनी गुफाएं, तो 34 जो हैं शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक किन की गुफाएं हैं? बौद्धों की गुफाएं हैं। फिर 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं, जो जैन धर्म था उनकी गुफाएं हैं। तो इस तरीके से याद रखिए। तो हमारी कितनी बनती है? टोटल 34 गुफाएं जो हैं एलोरा के मंदिर में, एलोरा की गुफाओं में जो है रही हैं। ओके, तो ये पूरा जो हो गया यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों की अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके से आए थे? मतलब जिन चालुक्यों ने हैदराबाद में कल्याण को अपनी राजधानी जो था बनाया था, वो कल्याणी चालुक्य कहलाई थी। ओके, तो 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तैलप द्वितीय ने जो थी इस वंश की स्थापना की थी। तो तैलप द्वितीय जो थे कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक
हुए। ओके, और इस वंश के प्रथम उसमें मतलब प्रमुख शासक में अगर बात करें तो तेलप प्रथम हो गया, तेलप द्वितीय हो गया, सत्याश्रय हो गया, जयसिंह हो गया, विक्रमादित्य हो गया, सोमेश्वर हो गया, मतलब बहुत सारे जो थे इस वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, तेलप द्वितीय जो थे, इसके स्थापना जो थी तेलप द्वितीय ने की थी। इनकी राजधानी कौन सी थी, हैदराबाद स्थित कल्याण को जो था इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक, इसके अलावा यहाँ से एक और आता है, इनके शासनकाल में कल्याणियों जो कल्याणी थे उनके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि हुए विज्ञानेश्वर और एक और नाम आता है विल्हण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विल्हण। ठीक है, विल्हण की एक बुक पूछी जाती है विक्रमांक चरित्र। ये किसने रची है, विल्हण की ये बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में था विल्हण, कल्याणी के चालुक्यों के शासनकाल में हुआ है। ओके, इसके अलावा विज्ञानेश्वर का ग्रंथ पूछा जाता है मिताक्षरा की अगर मैं बात करूं तो ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है, विज्ञानेश्वर ने की है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। इस वंश का अगर आप आखिरी देखेंगे शासक तो वो तेलप तृतीय हुआ है जो महान माना जाता है। ओके, उसके बाद कल्याणी पर जो थे यादवों ने अधिकार कर लिया था और चालुक्य वंश का जो था यहाँ से पतन हो गया था, तेलप तृतीय। ठीक, तो बस इतना ही है कल्याणी के चालुक्यों में। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में चोल वंश। फिर से जो है चोल वंश आता है। चोल वंश की अगर मैं बात करूं तो वही अगर आप मैप में देखेंगे तो चोल वंश का इधर वाला जो सारा हिस्सा था वो किसका था, चोलों का था। किस शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 3री शताब्दी में हमने पढ़ा था कि चोल वंश का जो था पतन हो गया था 3री में। ठीक है, उसके बाद 9वीं शताब्दी में जो था इसके आसपास चोल साम्राज्य का वापस से क्या होता है, उदय होता है। और इस वक्त के मतलब 9वीं शताब्दी के जो चोल साम्राज्य हुआ इसकी स्थापना किसने की थी, विज्यालय ने की थी। तो चोल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन रहा, विज्यालय रहा था। इसमें भी बहुत सारे राजा हुए, चाहे वो आदित्य प्रथम था, प्रांतक प्रथम है, राजाराज प्रथम है, राजाधिराज प्रथम है। यहाँ से देखो क्वेश्चन किससे आता है, राजाराज प्रथम से आता है, राजेंद्र प्रथम से आता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे किसने किसकी स्थापना जो थी की थी। ठीक, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं विज्यालय ने जो थी विज्यालय ओके, विज्यालय ने जो थी चोल साम्राज्य की स्थापना की। तंजौर को इसने जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए चोल वंश की जो राजधानी रही वो कौन सी थी, तंजौर। यानी कि विज्यालय ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तंजौर को जीत कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद विज्यालय का पुत्र हुआ कौन, आदित्य प्रथम। ठीक है, आदित्य प्रथम। और उसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र था परांतक प्रथम। ये जो था क्या बना था, इनके बाद गद्दी पर बैठा था। यानी कि चोल साम्राज्य का अगला शासक जो था आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम जो था हुआ। ओके, इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, विज्यालय के शासनकाल में जो था राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय थे उन्होंने जो था आक्रमण किया था। ठीक है, नहीं सॉरी एक मिनट, प्रांतक के शासनकाल में जो था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने जो था अपना आक्रमण जो था किया था। और इस युद्ध में जिसको तक्कोलम का युद्ध कहा जाता है, तक्कोलम का युद्ध। अब ये पूछा जाए तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में जो था ये हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था, कृष्ण तृतीय थे, और चोलों की तरफ से प्रांतक प्रथम था। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और चोलों की जो थी बुरी तरीके से हार हो गई थी। यानी कि राष्ट्रकूट इसमें जीत गए थे। इतिहास में यह लड़ाई जो थी तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। प्रांतक प्रथम जो था यहाँ पे मर जाता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे और आए प्रांतक प्रथम के बाद, लेकिन यहाँ पर जो मेन राजा जो पूछा जाता है वो है राजाराज प्रथम। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, राजराज प्रथम जो थे ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ये जो थे शैव धर्म के जो थे ये अनुयायी थे, और इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग जो था आरंभ हुआ था। ठीक है, राजराज प्रथम ने जो है चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया, और साथ ही चेरों की जो 9 सेनाएं थी उन्हें युद्ध में पराजित किया। साथ साथ फिर चालुक्य हुआ,
पांड्य हुआ या मैसूर के गंग वंश हुए, इन सब को पराजित किया किसने? राजराज प्रथम ने। ठीक है। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कौन सी? कदम्ब की शुरुआत जो थी वो किसने की थी? राजराज प्रथम ने की थी। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही एक और क्वेश्चन आता है, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो भी किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। वृद्धेश्वर मंदिर या एक और आता है यहाँ से राजराजेश्वर मंदिर, किसी भी नाम से आ सकता है। तंजावुर के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने जो था 1010 ईस्वी में जो था इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके अलावा राजराज प्रथम ने जो था श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी हिस्से पर जो थी विजय प्राप्त की थी। इनके बाद जो था राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम का बेटा हुआ राजेंद्र प्रथम, वो जो था अगला शासक बना था। राजराज प्रथम के बाद कौन आया? राजेंद्र प्रथम जो था ये अगला शासक बना था। ठीक है। और चोल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक प्रसार जो देखने को मिला वो इन्हीं के शासनकाल में मिला था और इन्होंने उपाधि धारण की थी, जिसका क्वेश्चन आता है गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि। गंगे कोंड, वातापी कोंड हमने पढ़ा था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसको हराकर की थी? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उपाधि धारण की थी। ओके, राजेंद्र प्रथम ने जो थी कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगे कोंड चोलपुरम। ये उपाधि जो थी नहीं, गंगे कोंड चोलपुरम तो वो थी, सॉरी, राजधानी जो था इन्होंने बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। किसको बनाया था? गंगे कोंड चोलपुरम को जो था चोलों की नई राजधानी जो था इन्होंने बनाया था। और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही चालुक्य शासक हुए जयसिंह द्वितीय, जिसने हमला किया था और वो बुरी तरीके से जो था इसमें हार गया था। ओके, और इस युद्ध को नाम दिया जाता है मास्की का युद्ध। मास्की का युद्ध अगर पूछा जाए किसके बीच में हुआ था तो राजेंद्र प्रथम जो कि किस वंश से थे? चोल वंश से थे। और दूसरे कौन थे? वो थे चालुक्य शासक। चालुक्य शासक कौन? जयसिंह द्वितीय। तो याद रखिए मास्की का युद्ध चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय और राजेंद्र प्रथम के बीच में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, और राजेंद्र प्रथम ऐसा एकमात्र शासक था जिसने पूरे श्रीलंका पर जो थी विजय प्राप्त की थी। ठीक, साथ ही बंगाल के जो पाल शासक थे उनको भी जो था इन्होंने पराजित किया था और गंगई कोंड चोल की उपाधि जो थी धारण की थी। देखिए पहले गंगई कोंड चोलपुरम इसने क्या किया था? अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। फिर पाल वंश जो था बंगाल का उनको पराजित करके इसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि जो थी धारण की थी। ठीक है, गंगई कोंड चोल की। आगे चलकर फिर चोल और जो वेंगी के चालुक्य थे उनके बीच विवाह संबंध बने और धीरे धीरे कुलोतुग एक और राजा हुए यहाँ पे, कुलोतुग। इसके शासनकाल में वेंगी का जो क्षेत्र था वो किसके अंतर्गत आ गया था? चोलों के अंतर्गत आ गया था, यानी कि चोल साम्राज्य के अंदर जो था उसको मिला लिया गया था। ठीक है, एक और चीज जो आपको चोल शासन से याद रखनी है, चोल शासन के जो ज्यादातर मंदिर थे वो किसको समर्पित थे? शिव को समर्पित थे। जैसे एक जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किस उसको समर्पित है, तो ये भी शिव जी को ही समर्पित है और इसे किसने बनवाया है? राजराज प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये था पूरा क्या कैसे मतलब दक्षिण भारत के जो मेन राजवंश हुए वो सब। ठीक है, देखिए और पढ़ लेते हैं हम। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना जो थी ये विजयालय द्वारा की गई। इसने तंजावुर पर आक्रमण करके चोल वंश में मिलाया। टाइटल नरकेशरी, पहले पल्लवों के दरबार में सामंत मंत्री हुआ करता था विजयालय। इसके उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम हुए। इसने खुद को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित किया और कोदंड राम का टाइटल जो था इन्होंने धारण किया। इनके उत्तराधिकारी राजराज प्रथम हुए, जिसके शासनकाल में इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र 5 को पराजित किया। इसके बाद श्रीलंका में एक शिव मंदिर का निर्माण जो था इन्होंने करवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम ने करवाया, जिनके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुए। अपने शासनकाल के 5वें वर्ष इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और
महिंदा 5 को जो था कैद में किया था, यानी कि पूरे उसको जो था इन्होंने जीत लिया था और 12 वर्षों के बाद जो था उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इसका उत्तराधिकारी राजधिराज प्रथम हुआ। ओके, तो ये इस तरीके से ही चलता रहा। तो मेन जो चीज़ थे वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस से, इलाहाबाद, तमिलनाडु या खजुराहो? तो संगम युग का संबंध के इतिहास की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने संगम युग पढ़ा था, ये जो दक्षिण भारत था वहाँ से है, तो तमिलनाडु से जो है ये रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। और संगम किस भाषा का शब्द है? ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मिलन। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में जो था तमिल कवियों और विद्वानों का जो था मिलन होता था, उसी को जो है संगम युग कहा गया है और ये तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। ठीक, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिकमेडु जो था उस वक्त जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहां पर देश के विभिन्न भागों से जो है वस्तुएं एकत्रित की जाती थी, फिर यहाँ से जो थी रोम को वो चीज़ें जो थी जाती थी। ओके, अरिकमेडु की अगर हम बात करें तो ये पौंडीचेरी में है। यहाँ से जो है कांच के कटोरे, रतन, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें जो है प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि संगम काल में अरिकमेडु जो था ये रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। ठीक, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कणगी के मंदिर का निर्माण कराया था? ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, तो वो था शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन को ही लाल चेर के नाम से जाना जाता है, जिसने कणगी के मंदिर का या कणगी पूजा की जो शुरुआत थी, जिसको पत्नी पूजा भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत जो थी किसने की थी? शेनगुट्टवन ने की थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो संगम काल में 3 चीज़ें थी, कौन कौन सी थी? चेर, चोल और पांड्य। पांड्य की राजधानी यहाँ से पूछा है कौन सी रही, तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हो जाएगी मदुरई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक मिनट, मदुरई जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिए, पांड्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं? किसने जो है इसकी स्थापना की थी? निडियोन को जो है पांड्य वंश का संस्थापक जो है माना जाता है। और इस राजवंश का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? हमें अष्टाध्यायी में मिलता है, अशोक के शिलालेख में मिलता है, महाभारत में, रामायण में, इन सभी में जो है मिलता है। और मैक्सनीज ने भी जो है पांड्य राज का उल्लेख किया था, लेकिन किस नाम से? माबर के नाम से जो था किया था। ठीक है, इनका राज चिन्ह मैंने आपको बनाया था, क्या था? मत्स्य, यानी कि मछली इसका राज चिन्ह था। और राजधानी कौन सी थी? मदुरई थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में या गुजरात में? तो चालुक्य कहाँ पर हुए? दक्षिण में हुए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है, 3 उसमें डिवाइड थे। जो कल्याणी के चालुक्य थे उसकी स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। जिनकी राजधानी कौन सी थी कल्याणी के चालुक्यों की? मान्यखेत थी। और वातापी। कल्याणी के जो राजा थे कौन थे? अमोघवर्ष। उन्होंने मान्यखेत को राजधानी जो था बनाया था। अदरवाइज जिन्होंने कल्याणी को राजधानी बनाया था वो कल्याणी के चालुक्य जो थे कहलाए थे। वातुपी के चालुक्य वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो उन्होंने राजधानी वातापी को बनाया था। वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन थे, जिसने वेंगी को राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये पूरा साम्राज्य कहाँ पर था? दक्षिण में स्थापित था। चलिए, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो पुहार नगर की नींव जो थी चोल शासक करिकाल ने रखी थी। तो ये हम पहले चोल शासन हमने उसमें पढ़ा था पहले। एलोरा में गुफा एवं सिलोत्किरण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एलोरा की गुफाओं किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बताया, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, टोटल 34 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक बौद्ध है, तो 13 से लेकर 29 तक हिंदू के धर्म से रिलेटेड है, और फिर 30 से लेकर 34 तक जैनों की हैं। ठीक, चलिए आगे है, चोलेश्वर नामक
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलेश्वर नामक मंदिर का, इसका निर्माण करवाया था विजयालय ने। ठीक है, नारता मलाई में, कहाँ पर करवाया? नारता मलाई में जो था चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने करवाया था। विजयालय चोल वंश का, 9वीं शताब्दी में जो चोल आए उनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो विजयालय ही माने जाते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा था राजेंद्र चोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, राजेंद्र चोल। चलिए अगला है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, पूछी है। चोल राजा राजेंद्र ने, तो देखिए गंगईकोंड की करी थी, पंडित चोल भी करी थी, मुडीकोंडा भी की थी। त्याग समुद्रम की उपाधि जो थी ये चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने जो थी धारण नहीं की थी। ठीक है, ओके। त्याग समुद्र की जो उपाधि थी ये विक्रम चोल ने जो थी धारण की थी। बाकी सारी उपाधियां राजेंद्र ने धारण की थी, चोल राजा। विरूपाक्ष मंदिर, ये मैंने आपको बताया था, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? चालुक्यों के शासनकाल में जो था हुआ था। और विक्रमादित्य की पत्नी थी, पहली पत्नी लोक महादेवी, इसने जो था विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण जो था करवाया था। बस बाकी इतना ही पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो चालुक्यों के शासनकाल में जो था हुआ था। ठीक, ओके। चलिए देखिए, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये लास्ट में ही मैंने बताया कि ज़्यादातर जो चोलकालीन मंदिर है ये शिव देवता को जो है समर्पित है। राजराज का जो निर्मित तंजौर वृद्धेश्वर मंदिर है ये भी भगवान शिव जी को ही समर्पित है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किससे रिलेटेड हैं? तीनों धर्मों से हैं, हिंदू से भी, बौद्ध से भी और जैन धर्म से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, और इनका निर्माण कौन से शासकों द्वारा हुआ है? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया है। महाबलीपुरम के शपथ पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण था ये किसमें हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था, तो पल्लव जो है सही हो जाएगा। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो था इनका निर्माण हुआ था। ठीक, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान दिया था? तो शैव धर्म को, क्योंकि चोल में जितने भी मंदिर थे वो शिवजी धर्म को ही थे ज़्यादातर, तो शैव धर्म को जो था संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था? तो वो थे राजराज प्रथम। ठीक, चलिए, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? तो स्वाति तिरुनाल ट्रावनकोर के जो थे महाराज थे। ठीक है, ये संगीत रचयिता तो थे ही, साथ साथ में जो थे ये कहाँ के महाराज भी थे, मतलब राज्य के शासक भी थे, तो वो थे स्वाति तिरुनाल। कहाँ के थे? ट्रावनकोर के। 1829 से लेकर 1846 के बीच जो था इन्होंने शासन किया था। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? तो कांची को राजधानी बनाया था, तो कांचीपुरम से जो था किया था। ओके, संस्थापक कौन था? वैसे तो बप्पा देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को जो है माना जाता है। ठीक, चलिए, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल सही है। पंड्या की राजधानी मदुरई थी, काकतिया की वारंगल थी, पल्लव की वेल्लोर नहीं थी। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, पल्लव वंश की राजधानी थी, वो थी कांचीपुरम, कांची। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष जो था शुरू हो गया था? पल्लवों और चालुक्यों के बीच में, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही जो थे पल्लव और चालुक्यों के बीच जो था संघर्ष शुरू हो गया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय किसका महान शासक था? तो ये थे वातापी के, चालुक्य के महान शासक हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे इस वंश की अगर स्थापना की बात करें तो ये जयसिंह माने जाते हैं। ठीक है, वास्तविक पूछे जाते हैं तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने।
क्योंकि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के पिताजी थे उनको पराजित किया था, उसका बदला नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो था इनसे लिया था। ठीक है, ओके। और कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि जो थी इन्होंने धारण की थी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख इंपॉर्टेंट है, भूल नहीं सकते इसको। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य यानी कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे वहां पे बात हो रही है ये, बट इसमें पश्चिमी चालुक्य ओके हाँ, पर वातापी के भी जो थे ये पश्चिम की साइड ही थे, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है यहाँ पे हो जाएगा। रवि कीर्ति तो इनके इसमें था, मंगलेश तो था ही नहीं, फिर पुलकेशिन प्रथम जो थे पहले थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। वैसे पश्चिमी चालुक्य जो था ये जो कल्याणी वंश हुआ उसको कहा जाता है, बट जो वातापी या बादामी था ये भी पश्चिम की तरफ ही था, तो पश्चिमी चालुक्य वंश का, इसीलिए उसने पूछा, तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन को हराकर जो थी पुलकेशिन द्वितीय ने उपाधि जो थी धारण की थी। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? शपथ पगोड़ा के। रथ मंदिर कौन कौन से है? द्रौपदी रथ है, भीम रथ है, युधिष्ठिर रथ है, ये सारे जो है वहां पे रथ है। ठीक है, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? किसने जीता था श्रीलंका को? चोलों ने जीता था, पूरे श्रीलंका को जो था कब्जे में कर लिया था हराकर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? लंका को सबसे पहले जीता था राजराज प्रथम ने। ठीक है, और राजेंद्र, हाँ, सबसे पहले राजराज प्रथम ने, इसने पूछा है सबसे पहले जीता था राजराज प्रथम ने, और पूरे पर जो अधिकार किया था। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो पूरा विजय श्रेय दिया जाता है वो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राजराज ने बनाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो वो हुआ राजेंद्र चोल। ठीक, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी जो है मिलती है? तो ये चोलों के से मिलती है। ठीक है, उत्तर मेरूर की अगर बात करूँ तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, और यहाँ से प्राप्त शिलालेख जो थे चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, अगला है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था? तो ये हमने पढ़ा था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा जो था गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण जो था करवाया था। बाद में इन्होंने उपाधि भी धारण की थी। ये प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका दरबारी राजकवि था? तो अभी पढ़ा था हमने, ये विक्रमादित्य का जो था राज दरबारी कवि था, मतलब इनके काल में था ये, चोल जो हुए थे उनमें। ठीक है, नहीं चोल नहीं चालुक्य शासक चालुक्यों के शासनकाल में था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमांक देव चरितम जिसकी उसने की थी विल्हण ने। भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो महाबलीपुरम है। मैंने बोला था एकाश्म मंदिर का पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पल्लवों के में करवाया था किसने? पल्लवर राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसे जो है इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली का जो है अग्रदूत जो है कहा जाता है। ठीक, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ये है भारत के रामेश्वर में जो रामनाथ मंदिर है वहाँ पर जो है जो गलियारा है मंदिर का वो सबसे लंबा है, लगभग 1220 मीटर का है ये। देखिए रामेश्वरम मंदिर में। ठीक है, रामेश्वर का रामनाथ मंदिर जो है वहाँ उसका गलियारा सबसे लंबा है। किसने तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजा राज चोल ने करवाया था, राजराज चोल ने। ठीक, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। 3 जो मंदिर हमने पढ़े थे नरसिंह वर्मन के, एक तो बैकुंठ पेरूमाला था और एक और था। 3 जो थे 3 मंदिरों का निर्माण जो था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का भी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव जो थी दंती दुर्ग ने रखी थी। ठीक है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? इनकी राजधानी याद रखिए, राष्ट्रकूट की कौन सी थी? मान्यखेत थी। ओके, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा
करवाया गया था एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का। एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किन के संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। ठीक है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है एलोरा में, एलोरा का कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर पूछा है कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक, दिलवाड़ा भी याद रखिए। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक शासक कौन सा? प्रसिद्ध शासक चालुक्य वंश का, तो ये पुलकेशिन द्वितीय हुआ है चालुक्य वंश का। तो ठीक है। चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? चोल राजाओं का जो शासन था ये तमिलनाडु पर था, तमिलनाडु पर। ठीक है। किन शासकों के राज्यपाल में एलोरा की गुहा चित्रकला जो थी विकसित हुई थी? तो राष्ट्रकूट के कालों में जो है एलोरा की जो गुहा चित्रकला थी वो सामने आई थी। ठीक है। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण जो था करवाया था? तो राष्ट्रकूटों के काल में जो था एलोरा मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की पूछ रहे हैं, तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर में थी। ये हमने संगम काल में पढ़ा था। बाद में चोल साम्राज्य की जो राजधानी बनी तो जो विजय थे उसने तंजावुर में जो थी राजधानी बनाई थी। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? अब देखिए यहाँ पे तंजौर दिया है तो तंजौर हो जाएगा यहाँ पे इस बार। ठीक। और पहले जो राजधानी थी वो थी उरैयूर, जो संगम काल में 3री शताब्दी में जो चोल साम्राज्य था वहाँ पे। ओके, तो ये था पूरा दक्षिण भारत का राजवंश। होप सो आप सभी को जो है समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक, तो पूरा जो प्राचीन भारत था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा। फिर हमारा जो मध्यकालीन भारत है, चाहे वो आक्रमण हुआ अरबों का या फिर दिल्ली सल्तनत आई, वो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।